अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर मुजाहिद मिर्ज़ा और पढ़ रहा हूं अपनी खुद नविश्त परेशान सा परेशान की अगली किस्त आपके लिए। जब थानेदार ने मुझे थाने के अंदर धकेल कर को एनू यानी इसे ज़िबा करो कहा था, तो ये फ़िक्रा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अवामी दौर के अवामी गवर्नर मुस्तफ़ा खर की ज़ेर सरकर्दगी पुलिस का एक मखसूस फ़िक्रा था, जिसका मतलब जिनसी ज़ाती से मंसूब था। इस फ़िक्रे को सुनते ही मेरी रूह कांप उठी थी। लुढ़कते हुए अंदर जाने के बाद मुझे हाँक कर बरामदे में पहुंचा दिया गया था, जहां पहले ही डरे हुए दर्जन भर अफराद एक दूसरे से जुड़कर दुबके बैठे थे। एक नौजवान नीम बेहोश फर्श पर पड़ा था। उसका कोई पुरसाने हाल नहीं था, वो कराह रहा था। मैं मेडिकल तालिब होने के नाते उसका हाल जानने के लिए आगे बढ़ा तो एक सिपाही बंदूक की सगीर आगे किए मुझे मारने के लिए दौड़ा था। मैंने हाथ खड़ा करके कहा था, मैं मेडिकल का तालिब इल्म हूँ, जिस पर वो रुक गया था। इस नौजवान के फोतों पर चोट आई थी और उसे टेस्टिकुलर शॉक हो गया था। उसके नज़दीक खड़ा एक उधेड़ उम्र थानेदार खालिस उर्दू में ऑल फॉल बक रहा था। मेरे ये बताने पर कि उसे तिब्बी इमदाद की अशद ज़रूरत है, उसने मुझे झड़क कर कहा था, जाओ बैठो अपनी जगह पर। फिर एक मुकामी डॉक्टर आ गया था, जिसने इस नौजवान को इंजेक्शन वगैरह दिए थे। डॉक्टर के जाने के बाद उर्दू बोलने वाले थानेदार ने, जिसके सीने पर राव सिकंदर अली की नेम प्लेट थी, मुझे कहा था, आओ मेरे साथ। मैं उसके पीछे एक कमरे में दाखिल हुआ था, जिसमें अंधेरा था। वो स्विच बोर्ड पर मुख्तलिफ बटन ऑन ऑफ करता और बल्ब रोशन न होने पर मुगल्लिसात बकता रहा था। मैंने एक बटन दबाया तो कमरा रोशन हो गया था। कमरे के ऐन बीच में टेबल टेनिस की मेज़ जितनी बड़ी एक मेज़ थी और इस पर पुलिस का चमड़े का बना हुआ रिवायती छितर पड़ा था, जिसे देखकर मैं घबरा गया था। एक कुर्सी रखी थी और एक कोने में कब्जे में लिए गए आतिशबाजी के सामान के ढेर थे और इधर उधर रखी दो दो ईंटों के ऊपर एक जस्त का बड़ा सा ट्रंक धरा था। सिकंदर मेज़ पर बैठ गया था और उसने मेरा नाम पेशा वगैरह पूछा था। सादा कागज़ों पर इंदराज करके मुझे बाहर भेज दिया था। इस तरह बारी बारी सभी ज़ेर हरास अफराद को अंदर बुलाया गया था। किसी को जल्दी और किसी को देर के बाद बाहर निकाला गया था। जब मुझे थाने के छोटे दरवाजे से अंदर धकेला था, तब से दरवाजे के एक तरफ की हवालात से कोई शख्स भारी भरकम आवाज़ में पुलिस को जुर्रतमंदाना तौर पर कोसने देता रहा था, जिसमें मेरे बारे में उसने कहा था कि तुमने तो लड़के को मार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारा भी वक्त आएगा, हम सबको देख लेंगे। मुझे ये जानने की बड़ी ख्वाहिश थी कि ये मर्द जरी कौन था, मगर एक तो अपनी पड़ी थी, दूसरे वक्त पूछता कौन और बताता कौन। इस सारे अमल में रात के 12 साढ़े 12 बज गए थे। थाने में खामोशी छा गई थी। कभी कभार ही कोई आवाज़ आती थी। हवालात में मौजूद लोग सो गए थे। जब पुलिस ने अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली तो हम सबको उठने का हुक्म दिया था और दरवाजे के दूसरी जानिब वाली खाली हवालात में हमें बकरियों की तरह धकेल दिया गया था, मगर दाखिल होने से पहले जूते चप्पल वगैरह बाहर ही उतरवा लिए गए थे। हवालात का दरवाज़ा बंद करने वाले ने कहा था, अब लेटो जुओं से भरे हुए रंडियों के पेशाब से सने हुए कंबलों में। मेरे साथ गिरफ्तार होने वालों में अक्सरियत मजदूरों की थी, जो फ़ौरन ही कंबल ज़मीन पर बिछाकर दराज हो गए थे और चंद तो जल्द ही खराटे भी भरने लगे थे। अव्वल तो मैं नफीस मिजाज वाक़ई हुआ हूँ, दूसरे मेरी पीठ और सर लाठियों की ज़रबों से फोड़े की तरह दुख रहे थे। सिर्फ एक ही जगह थी जहाँ से ताज़ा हवा दस्तियाब हो सकती थी। वो थाने के मेन गेट के साथ लोहे की सिलाखों वाला दरवाज़ा था, जिसकी एक तरफ 2 फुट ऊंचाई वाला एक छोटा सा पैतरखुला था, जहाँ से बदबू के भभके उठ रहे थे। लेकिन इसके सिवा चारा नहीं था कि उस दरवाजे से जोड़कर बैठ जाया जाए, जहाँ से आज़ादी की हवा अंदर आ रही थी। मैं वहीं बैठ गया था। सामने वाली हवालात में लोग अच्छे बिस्तरों और तकियों पर बहवे ख्वाब थे। नींद से मेरी आंखें मुंद रही थीं, लेकिन फर्श पर दुखती कमर और सर के साथ सोना महाल था। घुटनों पर घुटनों पर टिकाए बाजुओं पर सर निबड़ाए हुए जब दरवाजे के दूसरे कोने पर नज़र पड़ी तो देखा कि एक मुनहनी सा लड़का गोल मोल ऐनक लगाए सहमा सहमा सा बैठा था। मुझे सिगरेट की बेहद तलब थी। मैंने ज़रा मदहोशी से पूछा था, तुम्हारे पास पैसे हैं? वो घबरा सा गया था, मिनमिनाते हुए ये कहते हुए कि हाँ, 8 आने हैं। एक बाजू के चढ़े हुए कफ उतारने शुरू किए थे और उसमें से 8 आने का सिक्का निकाल कर मेरे आगे कर दिया था, जो मैंने बड़े तुम तराक से उससे भत्ते के तौर पर ले लिया था और गेट पर मुतय्यन सिपाही से कहा था कि सस्ते तरीन सिगरेट मंगवा दो। उसने छोटा गेट खोलकर इसमें से सर निकाल कर किसी छोटे को आवाज़ दी थी और थोड़ी देर बाद बगैर फिल्टर के 6 सिगरेट मुझे दे दिए थे। मैंने सिपाही से माचिस लेकर सिगरेट सुलगा ली थी और अपने सामने बैठे हुए लड़के से हवालात पहुंचने की कहानी सुनना शुरू कर दी थी। उसने बताया था कि वो एक सुनार का बेटा है, उसका नाम अब्दुल कुद्दूस है और वो दादी के लिए देसी घी लेकर जा रहा था कि सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया।
2-4 थप्पड़ भी मारे थे और मजदूर समझकर पकड़ लाए थे। मैंने दूसरा सिगरेट सुलगा लिया था। उस लड़के को नींद आने लगी थी। वो मुझसे पूछकर एक कोने में सो गया था। बिलाखिर दीवार से लगे लगे मेरी भी आंख लग ही गई थी। आंख खुली तो बाकी लोग भी जागना शुरू हो गए थे। थाने के अंदर के कमरों के दरवाजे खुलने बंद होने लगे थे। झाड़ू दिए जाने की खें खें सुनाई देने लगी थी। अब सामने वाले लोग भी जाग गए थे, जिनमें महमूद नवाज बाबर, रूसी चीनी किताबें बेचने वाला चाचा अताउल्ला और किसान रहनुमा रंग अली थे। महमूद नवाज बाबर पीपल्स पार्टी से भागे लीडर थे। ये लोग एक रोज़ पहले गिरफ्तार हुए थे। वो बहुत खाता पीता शख्स था। चाचा अताउल्ला वैसे ही मलंग आदमी था। उसके किताब घर को रुजत पसंदों ने कितनी ही बार जलाया था, मगर वो फिर अपनी दुकान सजा लेता था। रंग अली हंसमुख खालिस देहाती दर्ज का किसान रहनुमा था। महमूद नवाज ने हमसे लैक्सलाक की थी। रात के बाकी सिगरेट हाथ लगने से साथ की नाली में गिरकर फूल चुके थे। महमूद नवाज ने गोल्ड लीफ का एक पूरा पैकेट मेरी तरफ उछाल दिया था, जो मैंने उचक लिया था। गालिबन उन्होंने नाश्ता भी मंगवा कर दिया था। दिन चढ़े एक जमादार को अंदर भेजा गया था। उसने बैतुलखला इस तरह धोया था कि फुजले के ज़र्रात सारे ही फर्श पर तैरने लगे थे। जूते चप्पल उन्होंने रात को ही बाहर उतरवा लिए थे। कराहत के आलम में मैं चिड़ियाघर के पिंजरे में बंद बंदर की तरह लोहे की सलाखों वाले दरवाजे पर आवेजा हो गया था, और जब तक छत पर लगे पंखे की तेज़ हवा से फर्श खुश्क नहीं हो गया और किसी ने कंबल नहीं बिछा दिया, मैं वहीं टंगा रहा था। धूप तेज़ हो गई थी। थाने में लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। बिलाखिर हमने शोर मचाना शुरू किया था कि हमें अदालत में पेश किया जाए। पुलिस वाले अपनी रिवायती सुस्ती, दुरुस्ती और तनासानी से काम करते हैं। हमें एक एक करके निकाला जाने लगा था और लोहे की एक जंजीर में पिरोई गई हथकड़ियाँ लगाना शुरू कर दी गई थीं। जब मुझे हथकड़ी लगाए जाने की बारी आई तो मेहंदी रंगी सुर्ख दाढ़ी वाले उधेड़ों सिपाही रांझा ने मेरी कलाई को ज़रा मोड़कर हथकड़ी लगाई थी, जिसके बाद मेरी कलाई सीधी नहीं हो सकती थी। मैंने एहतजाज किया था, लेकिन उसने एक न सुनी थी। शायद उसे यही ऑर्डर थे। वैसे भी उन्होंने मुझे कपड़ों और बालों की मुशाबहत के शुबह में कराची के मजदूरों के रहनुमा उस्मान बलोच जानकर गिरफ्तार किया था और तौड़ी चाड़ी थी। हमें एक बंद गाड़ी में भेड़ बकरियों की तरह ठोंस दिया गया था, जिसमें लगी लोहे की जाली से शहर का ऊपर वाला मंजर ही दिखाई देता था। अलबत्ता शहर का पूरा शोर ज़रूर सुनाई दे रहा था। बंद गाड़ी का लोहा तप रहा था और हब्स पड़ रही थी। खुदा खुदा करके ये गाड़ी ज़िला कचहरी पहुंची थी। खासी देर तो हमें गाड़ी में ही बंद रखा गया था, फिर बाहर निकाल दिया गया था। एक ही रात हवालात में गुजारे जाने के बाद ये मंजर कुछ अजीब से दिखाई दे रहा था। मुझे मिलने के लिए 2-4 नौजवान कामरेड दोस्त पहुंचे हुए थे, जिनमें से 2 के नाम याद हैं। एक शरीफ था और दूसरा ताहिर। ये दोनों नौजवान FSC के तालिब इल्म थे और दोनों का ताल्लुक़ मुल्तान की कारोबारी शेख बिरादरी से था। उन्होंने मुझे 2-4 किताबें और रसाइल और कुछ रुपए दिए थे। 5-10 मिनट बाद ही हमें बख्श खाने में बंद कर दिया गया था। बख्श खाना अदालत की हदूद में कायम हवालात को कहा जाता है, जहाँ पेशी के लिए लाए गए मुलज़िमों को आर्जी तौर पर बंद कर दिया जाता है। हमें अदालत में पेश ही नहीं किया गया था। थानेदार अपने तौर पर ही अदालत से हमें जेल भिजवाने का परवाना लेकर आ गया था। हमें फिर बंद गाड़ी में ठोंस दिया गया था और धूप से तप चुकी इस मुतहर्रिक हवालात ने एक बार फिर शहर की सड़कों पर रेंगना शुरू कर दिया था। सहपहर को हम डिस्ट्रिक्ट जेल के दरवाजे पर पहुंचे थे। जेल निश्तर मेडिकल कॉलेज के पहलू में थी, तब लिखा तो तब थी। मेरे हॉस्टल के कमरे की प्राइवेसी से उसकी बैरूनी झलक दिखाई देती थी। बंद किए जाने के लिए लाए जाने वाले मुलज़मान और मुजरमान, बैरूनी मुशक्क़त के लिए ले जाए जाने वाले कैदी, मुलाकाती और जेल का अमला सब ही दिखाई दिया करता था। फिर मेरा हम जमात और दोस्त खादिम हुसैन कुछ अर्सा पहले वहाँ वार्डन था। जेल के बाहर बनी कोठरियों में जहाँ उनकी रिहाइश थी, मैं 1-2 बार गया था, लेकिन जेल के अंदर क्या होता है और अंदर से कैसी है, ये मालूमात मिलने का वक्त आन पहुँचा था। एक एक करके हमारी हथकड़ियाँ खोली गईं और हमें जेल के बड़े गेट में खुली खिड़की से अंदर धकेल दिया गया था। मैंने हथकड़ी खुलते ही पहले तो अपनी कलाई को सहलाया था, जिस पर आड़ी हथकड़ी की वजह से सुर्ख निशान पड़ गए थे। जब हम सभी जो 15-16 अफराद थे जेल की दहलीज की राहदारी में इकट्ठे हो गए, तो हमने आपस में गपशप लगाना शुरू कर दी थी। इतने में बड़ा गेट खोला जाने लगा था और हमें ज़ोरदार आवाज़ में गुफ्तगू से मना करके कतारों में ज़मीन पर आलती पालती मारकर बैठ जाने के लिए कहा गया था, क्योंकि सल्तनत जेल का बादशाह यानी सुपरिटेंडेंट दाखिल हो रहा था। हमें तो वो दिखाई न दिया था, क्योंकि हमारे चेहरे जेल के अंदरूनी बड़े गेट की तरफ थे और पुश्तें बैरूनी बड़े गेट की तरफ। बस हमें लम्हे 2 लम्हे के लिए पाँव पटक कर सल्यूट मारने के नारे सुनाई दिए थे, जिनके बाद मक्खियों की बिनबनाहट सी आवाज़ पहुँच रही थी।
अंदरूनी बड़े गेट में खुलने वाली खिड़की के सामने एक छोटी सी मेज रख दी गई थी, जिसके साथ रखी गई कुर्सी पर एक मुहर्रर वार्डन कोई रजिस्टर रखे बैठा था। एक वार्डर खिड़की के साथ खड़ा था। हर एक से मुहर्रर वार्डर ना की प्योदना कौम पूछ कर हट कहता था, और खड़ा हुआ वार्डर कंधों की पुश से धकेल कर खिड़की के रास्ते जेल के वसी अहाते में धकेल देता था। 5वीं 6ठी बारी मेरी थी। मैं जेल के अंदर लगी झाड़ियों के पास खड़ा हो गया था। सारा ही मंजर दास्तानी सा दिखाई दे रहा था। इर्द गिर्द बड़ी बड़ी दीवारें, मखसूस माहौल और कुदरती सी फिज़ा। इतने में बैरकों की जानिब से जो खासी दूर बनी हुई थी, एक लफंगा सा लड़का आता दिखाई दिया था। मेरे नज़दीक आकर उसने गालिबन बड़े स्टाइल में मुझसे सिगरेट मांगा था। मैंने इनकार किया था, क्योंकि जेल में सिगरेट नेमत गैर मुतरक़बा होती है, और मुझे कामरेडों ने 2 ही पैकेट दिए थे, जो मैंने किताबों की पुष्ट की तरफ छुपाए हुए थे और अब तक किसी की नज़र में नहीं आ सके थे। लड़के ने गिरेबान खोलकर गर्दन से पीछे डाला हुआ था। वो छिछोरा सा लगता था। बोला, तुम जानते नहीं हो मैं शबू बदमाश हूँ। मैंने जवाब में कहा था, तो मैं क्या करूँ। वो दूसरी तरफ से एक वार्डर को आता देखकर मुंह बनाता हुआ दूसरी जानिब निकल गया था। जब हम सब जेल के अहाते में इकट्ठे हो गए थे, तो कंधे पकड़कर अंदर धकेलने वाला वार्डन रजिस्टर पकड़े खुद भी अंदर आ गया था। बोला था कि सब एक कतार बनाकर मेरे पीछे